हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और क्लास टेंथ का जो सेकंड चैप्टर है मैथ्स का, पॉलिनोमियल्स, उसके हम कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेसिफिक लेक्चर जो आप लोग देख रहे हैं जहां पर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ लिया है, एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है ना, उनके लिए लेक्चर है। अब अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर को अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तब ये लेक्चर आपके काम का नहीं होगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इस समय पर सीबीएसई पूछा करता है। ठीक है, अगर आप लोग स्टैंडर्ड मैथ का पेपर उठा करके देखेंगे तो 50% क्वेश्चंस जो उसमें है वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं। और हर बार बच्चे ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर, हमसे सब कुछ बन जाता है लेकिन जो केस स्टडी है वो नहीं बन पाती है। हमसे सर जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो आजकल बन रहे हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, वो सर समझ में नहीं आते हैं। और देखा भी गया है कि क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार होते हैं। तो भाई एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो थी नहीं, तो सीबीएसई ने ऑफिशियली अपनी एकेडमिक वेबसाइट पर 2024 और 25 के लिए एक हैंडबुक पब्लिश करी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके उस हैंडबुक को देख सकते हैं। तो वहां पर आपको कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की ही बुक है। 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, दोनों के लिए है। आप लोग जाकर के उसको पढ़ भी सकते हैं। तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली समझना चाहते हैं तो इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, क्लियर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कुछ गुमराह कर रहा हूँ। एकदम सिंपल क्लियर है कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ ली है, बेसिक चैप्टर उनको सारा आता है, उनको पता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट क्या है। जो भी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, वो अगर आपको अच्छे से आती है ना, तो ये लेक्चर आपके काम का है। और स्टैंडर्ड मैथ में ये भी लिख देता हूँ कि ये लेक्चर जो है वो स्पेशली फोकस्ड है स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चों के लिए। बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे लिए क्या? तो देखो बेटा, आपके लिए अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, उसी के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी भी आपकी जो आती है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। तो अगर आप बेसिक मैथ्स लिया है जिन्होंने क्लास 10th में, वो सिंपल एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पूरे साल में कोशिश करें कि साल भर में 2 से 3 बार केवल और केवल एनसीईआरटी को ही बार बार आप लगा ले। आप अपना बेसिक मैथ्स का पेपर बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 का करके आओगे, इस बात का प्रॉमिस है, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। चलिए जी, तो बातचीत तो मैं इतनी ज्यादा करूंगा नहीं, है ना, क्योंकि बातचीत करने से फायदा नहीं है ज्यादा। समझते हैं, ठीक है, शुरू करें। हाँ जी, तो सबसे पहले कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हमारे डिस्कस होंगे, साथ ही साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस होंगे। ये लुक कैसा लग रहा है? मेरा कूल लग रहा है? चलो ठीक है। हाँ, मैंने आज थोड़े से मेरे बाल ना, वो कभी कभी हो जाता है ना कि आपके बाल इससे बिखरे हुए होते हैं कि आप ठीक करते होते नहीं, तो मैंने टोपी लगा ली। चलो, बढ़िया स्टाइल है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग अच्छे से अगर उसको देख पा रहे हैं तो चेक करिए, क्वेश्चन को रीड करिए अपने आप से। ठीक है यार, देखो, महाभारत और रामायण की कथा नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन अगर सीखना है तो मेरे साथ में आप भी बिल्कुल वीडियो को पॉज करके या साथ में आप इसको पढ़ें। लिखा है कि एट विच पॉइंट will the graph of the polynomial px equal to माइनस एक्स प्लस में 6x² - 1 इंटरसेक्ट द निगेटिव एक्स एक्सिस? किसको किसको इंटरसेक्ट करता है भाई? निगेटिव एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? ये चीज आपसे यहां पर पूछ रहा है। तो भाई देखो, पॉलिनोमियल आपका दिया है, कुछ लफड़ा है ही नहीं क्वेश्चन में। पॉलिनोमियल आपको गिवन है, बस आपको सिंपल सा इसके जीरो फाइंड करने हैं। जीरोस निकालो, जो जीरो इसका निगेटिव आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सिंपली जीरो निकालो, और जीरोस निकालने के बाद आप ये देखो कि कौन सा जीरो है जो निगेटिव आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो भाई, जल्दी से फटाफट से आंसर देख लो। मैं इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीके से लिख देता हूं, जैसे कि मैंने 6x² 2 डिग्री पावर को पहले लिखा, माइनस एक्स को लिखा, उसके बाद -1 को लिखा। अब हमको इसके करने होते फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करूंगा, यहां पर 6 है, यहां पर 1 है,
तो अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 6 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 6 आता है। देखो, मेरा एक सिंपल सा तरीका है फैक्टराइजेशन करने का, वो क्या है मैं आपको वो भी सिखाता हूँ कि भाई मैं साइन नहीं देखता, मैं पहले तो केवल ये जो कांस्टेंट है इसको देखा और ये वाला जो नंबर 1 है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बनता है 1। ठीक है, अब उसके बाद मैं ये वाला साइन देखता हूँ कि यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस का, तो मैं ऐसे दो नंबर ढूंढ लेता हूँ जिनका प्रोडक्ट 6 हो और उन दोनों का डिफरेंस जो हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस दिखता है तो ये माइनस मुझे बताता है कि भाई ये नंबर का डिफरेंस जो हो वो किसके बराबर, एक्स का कॉफिशिएंट, वो भी विदाउट साइन अगर अब लिखे हम तो केवल 1 है। तो हम ऐसे दो नंबर देखें जिनका प्रोडक्ट 6 है जिनका डिफरेंस आपका 1 के बराबर है। तो बहुत इजीली 6x² और हम बोल सकते हैं कि 3 2 जा 6 और 3 - 2 1 होता है। तो यहाँ से हम इसको चाहो तो आप माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस का 1 ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा 3x कॉमन निकालने पर यहाँ से बनेगा आपका कितना 2x माइनस का 1, इधर से प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बनेगा 2x माइनस का 1। अब दो फैक्टर बन के आ गए, एक फैक्टर हो गया 3x प्लस का 1, दूसरा फैक्टर हो गया आपके पास 2x माइनस का 1। क्लियर है? अगर मैं अब बात करूं कि भैया इसके जीरोज क्या होंगे, तो x की वैल्यू एक, तो पहली बात जब मैं 2x माइनस 1 को जीरो के बराबर रखता हूं तो यहां से x की वैल्यू 1 अपॉन में 2 आती है, और जब मैं 3x प्लस 1 को जीरो के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू माइनस का 1/3 आती है। हमको चाहिए था भाई कि निगेटिव एक्स एक्सिस पर कहां पर कट करता है, तो x की वो वैल्यू जो निगेटिव है वो हमारा आंसर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली माइनस का 1/3। ठीक है, बोथ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि माइनस का 1/2 तो जीरोज ही नहीं आया, प्लस का 1/2 आया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है क्लियरली? किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता दीजिए। एनीवन? क्लियर है बेटा सबको? कोई दिक्कत बता दो। चिल रहो एकदम, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? कोई दिक्कत? सिंपल सा है, फैक्टराइजेशन किया, जीरोस निकाला। आपसे पूछ रहा था कि इंटरसेक्ट द निगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स की वो वैल्यू निकालिए जो निगेटिव है, जैसे कि माइनस का 1/3, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सीख गए मुझे दिख रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई जो भी बच्चे हमारे चैनल पे आकर के क्लासेस देख रहे हैं, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर लेना, ताकि आप लोगों को जो फर्दर वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं इस चैनल पर यार देखो वो कंटेंट अभी अपलोड नहीं करूंगा जो कि भरा हुआ है। मुझे पता है कि यार देखो सबसे पहले आप लोग की नीड होती है सर एनसीईआरटी सॉल्व करवाओ, फिर सर वन शॉट लेक्चर लेकर के आओ, लेकिन अभी थोड़ा सा सेटअप आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी तो कुछ इस टाइप का सेटअप है और इस पे थोड़ा सा टाइम भी लगता है सारी चीज़ें करने में, तो अभी पर मैं वो अपलोड कर देता हूँ जो अभी आप लोग को ईजिली दूसरी जगह पर नहीं मिल पाता है। फिर धीरे 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 वन शॉट वगैरह भी अपलोड कर देंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है भाई साहब, जल्दी से सवाल को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। सोन बिलो इज द ग्राफ, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेकार है, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिएगा। सोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ग्राफ भी आपको दिख रहा है कि वो पैराबोला के शेप का है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज द पॉलिनोमियल ग्राफ्ड, जो नीचे पर ग्राफ बना है वो इनमें से चार ऑप्शन में से किसका ग्राफ है, इनमें से चार ऑप्शन में से किसका ग्राफ है ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए भाई, मैं सबसे पहले काम करूंगा अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, क्योंकि अदरवाइज मैं कंटेंट को कट कर जाऊंगा, है ना, मतलब मेरे से कंटेंट छुप जाएगा बेचारा। मैंने आपको थोड़ा सा शक्तिमान की तरह किनारे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना? हम रहे चाहे ना रहे, कंटेंट हमारा रहना चाहिए। चलिए आ जाइए, तो भाई आप फटाफट से मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये अपवर्ड्स पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड्स पैराबोला। जो पैराबोला ऊपर की ओर ओपन होता है उसको हम अपवर्ड्स पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, जो पैराबोला नीचे की ओर ओपन होता है उसको डाउनवर्ड्स पैराबोला बोलते हैं।
ये पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करता है। कौन कौन सा? एक है ये वाला पॉइंट जो कि x बराबर -4 है, और दूसरा ये पॉइंट है जो कि x बराबर आपका 2 है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक तो जीरो है -4, दूसरा जीरो है 2। तो अगर मैं बात करूं तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होता है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आपको, कि अगर हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें पता चल जाए कि उसके जीरोज अल्फा एंड, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अगर बोले कि भाई इसका एक जीरो अल्फा है दूसरा बीटा है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा? तो पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स बराबर में के के एक कांस्टेंट है जो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये क्या है, और इनटू में आपके पास x माइनस अल्फा एंड x माइनस में बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहां पर हमें पता है कि भाई हमने जो देखा कि भाई जीरोस यहां पर जो आपको दिख रहे हैं वो हमको -4 और 2 दिख रहे हैं। मान लो अल्फा हमारे पास यहाँ पर क्या है, -4 है, और बीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर, मान लो आपके पास 2 है। तो पी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? पी एक्स हमारे पास हो जाएगा के इंटू में, अब देखो -4 रखोगे अल्फा के प्लेस पर तो ये बनेगा x प्लस 4, और बीटा के प्लेस पर 2 रखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस में 2। तो अब आधी प्रॉब्लम तो भाई साहब यहीं सॉल्व हो जाती है। जहां जहां पर x प्लस 4 और x माइनस 2 है वो हमारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन डिस्कार्ड भी कर सकते हो यहाँ से देख करके कि भैया यहाँ पर x माइनस 4 है तो ये भी गलत है, यहाँ भी x माइनस 4 है तो ये भी गलत है। x प्लस 4 और x माइनस 2, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा, लेकिन हमें मैंने बताया कि भाई ये के आइडेंटिफाई करना जरूरी है, के हमें बताना जरूरी है, ये कांस्टेंट के क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पॉलिनोमियल के ग्राफ पर एक पॉइंट है जो इस पे लाई करता है, थोड़ा सा मुझे इरेजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल पर एक पॉइंट है जो इस पे लाई करता है, वो है आपका ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है भाई? ये पॉइंट है एक्स जीरो है, वाई इसका माइनस में 4 है। एक्स जीरो है, वाई माइनस का 4 है। ये जो y माइनस का 4 है यही एक्चुअल में px की वैल्यू है। तो मान लो px के प्लेस पर अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, px के प्लेस पर पुट कर देता हूँ माइनस का 4 और k इंटू में x की वैल्यू 0, तो ये बन गया 4 और यहाँ से माइनस का 2, तो यहाँ से बना माइनस का 4 और यहाँ से बनेगा माइनस में 8k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आपके पास 4/8 यानी कि 1/2 आ गई। तो k की वैल्यू 1/2, तो सिंपल हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू में x प्लस 4 और इंटू में x माइनस का 2। इसका करेक्ट आंसर जो बच्चों बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर बना वो ऑप्शन नंबर 3 बना। अब आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बुक को डाउनलोड करता है जिसका ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने एक तरह से आपकी प्रैक्टिस के लिए पब्लिश करते हैं, बुक पब्लिश करती है। तो बेसिकली उसमें आंसर ना चौथा दिया है, तो उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो सरासर गलत है। तो उसको मत आप लोग चेक देखना कि भाई वो आंसर करेक्ट है। बुक है, प्रिंट है, कोई टाइप कर रहा है, कोई सॉल्यूशन लिख रहा है, तो गलतियां हो जाती हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट बोला है लेकिन वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। ये फायदा हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, कि बुक्स में भी बहुत सारी चीजें यार देखता हूँ मैं गलत लिखी होती हैं। आई थिंक जो भी एडिटर्स होते हैं, जो भी पब्लिशर्स होते हैं, उनको बुक पब्लिश करने से पहले उसकी क्वालिटी चेकिंग क्यूसी बहुत अच्छे से करनी चाहिए ताकि क्वेश्चन सही हों, उनके आंसर्स गलत ना हो। ये बहुत जरूरी होता है ना। तो क्योंकि बुक ना ऐसा है कि एक बार बुक पब्लिश हो गई तो परमानेंट हो गई। यूट्यूब पर मैं पढ़ाते वक्त पर कोई चीज गलत लिख गया तो मेरे पास मौका है कि मैं चाहूँ तो उस वीडियो को डिलीट कर दूं, या उस वीडियो को कुछ करेक्शन कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दूं। लेकिन बुक में कुछ गलत आंसर लिख जाता है ना, वो तो अब ये है कि अब अगर 10 लाख बच्चा भी पढ़ रहा है तो 10 लाख बच्चा वो गलत ही पढ़ रहा है। तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि जो भी एडिटर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, वो थोड़ा सा क्वालिटी चेकिंग जरूर से फाइनली कर लिएगा, करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हो जाती है उनसे भी बचा बचा जा सकता है। चलिए जी, तो ये आंसर हमारा क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो
ओके भाई, क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। चलो जी, हम तो रेडी हैं भैया, बिल्कुल रेडी हैं। अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको बकायदा रीजन लिखना है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे के सर ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो भैया देखो, अगर सीबीएसई बुक में, ऑफिशियल बुक में ऐसे क्वेश्चंस डाल रहा है, तो इसका मतलब है क्या है कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। भैया चलो देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो जस्टिफिकेशन सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने प्रॉपर लिख दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं बताना, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि भैया जो आप आंसर दे रहे हैं वो सही है। लिखा है, तो जैसे लिखा है, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 2 जीरोस, ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 2 जीरोस, देन द पॉलिनोमियल मस्ट बी क्वाड्रेटिक। जो पॉलिनोमियल होगा वो मस्ट बी क्वाड्रेटिक, मतलब कि डेफिनेटली क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो यार इसको हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके लिए मैं ग्राफ भी आपको समझा सकता हूँ कि ग्राफिकली भी मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं जिसके पॉलिनोमियल का ग्राफ जिसके 2 जीरोस हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ ग्राफ हुआ, ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर आप देखो कि इसके पास 2 जीरोस हैं, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, ठीक है, ये हमारे एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट कर रहा है, 2 जीरोस है। लेकिन क्या ये एक पैराबोला है? क्या ये ग्राफ एक पैराबोला है? तो आंसर इज नो। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, नो डाउट, बट ये पैराबोला है नहीं है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पैरा ही बोला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जीरोस होने का मतलब ये नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस का 2, ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। इस पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस हैं, एक तो x बराबर 0 और एक तो x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 0 भी गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरो है और 2 भी जीरो है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके पास एग्जैक्टली 2 जीरोस हैं। है ये वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक, लेकिन इसके पास एग्जैक्टली 2 जीरोस हैं। तो इसका आंसर समझ में आ गया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गिवन पॉलिनोमियल अगर उसके पास एग्जैक्टली 2 जीरोस हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। तो आंसर इज फॉल्स। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बता सकते हो। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? चलो, तो अभी बीच में ना आपको एकदम से लगा होगा कि वीडियो में कुछ कटिंग हुई है। तो हाँ, वो वीडियो में कटिंग ये हुई कि हम भैया बड़े बैठे थे आराम से, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा लैपटॉप चार्जिंग में नहीं लगा है, तो अचानक से बंद हो गया था। तो बंद हुआ तो हमने वापस से स्टार्ट किया, हमने कहा चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, एकदम मस्त चबा जाओ उनको। और क्या, अगला सवाल और भी आसान सवाल है। क्वाड्रेटिक, मतलब अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल चैप्टर ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इजी आते हैं। मतलब अगर इस चैप्टर से आ गए तो आप मान के चलो कि आपके लिए बहुत आसान हो गया। और दूसरा जो चैप्टर जिससे ज्यादा काफी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शामिल है, तो उससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास क्वेश्चन है, इसको भी रीड कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स हैज 2 रियल जीरोस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास, जो आपको ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है, उसके पास 2 जीरोस हैं। ठीक है, और ये चीज आप देख भी सकते हैं कि ग्राफ में एक पैराबोला बना है। ठीक है, और पैराबोला किसका ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बिल्कुल सही है, 2 रियल जीरोस, बिल्कुल हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगहों पर कट करता है। ठीक है, तो 2 इसके रियल जीरोस हैं। अदा ने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। अब आपको बताना है, यहां पर लिखा है कि द 2 रियल जीरोस दैट आर इक्वल। क्या जो 2 जीरो हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो इक्वल है, यानी कि बराबर है? और अदा ने जो ग्राफ प्लॉट किया वो सही है, तो आंसर इज फॉल्स।
इसका भी आंसर है बच्चों फॉल्स। फॉल्स क्यों है भाई, जरा बताएगा कोई मुझे, कमेंट बॉक्स में जरा पढ़ के बता दो तुम लोग एक बार, है ना। फॉल्स है तो क्यों है भाई, फॉल्स है वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहला रीजन, दो जीरोज हैं लेकिन दोनों जीरो एक्स एक्सिस की डिफरेंट, मतलब कि ओरिजिन की डिफरेंट साइड में है। एक है आपका निगेटिव, ठीक है, और ये जो इस तरफ वाला जीरो होगा ये होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिन के राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो इक्वल जो लिखा हुआ भैया वो सरासर गलत है ना, क्योंकि एक जीरो जो है इस ग्राफ का वो एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड पे है, दूसरा पॉजिटिव साइड पे है। तो जीरो मतलब कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भैया एक जीरो टू है तो दूसरा -2 है, एक मान लो 5 है तो दूसरा -5 है ना। मतलब कंडीशन है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये दोनों बराबर नंबर थोड़ी है कि हम बोलेंगे 2 और -2 बराबर है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन लेक्चर्स को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप में से वो सारे बच्चे जो स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को डील करने के लिए, तो इन लेक्चर्स के थ्रू आप थोड़ा सा अपने आप को समझो कि भाई किस तरीके से समझना है, समझने की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को एटलीस्ट रीड करो, खुद से सॉल्व करने की सोचो, खुद लॉजिक लगाओ, क्योंकि पेपर में तो देखो भैया खुद ही करना होगा, तो अभी से इस चीज को करने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लिखा है आसरा मल्टीप्लाइड अ वेरिएबल विद 4। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा हम करेंगे। तो हमने थोड़ा देर के लिए सोचा कि भैया जो वेरिएबल की ये बात कर रहे हैं वो वेरिएबल हम कोई मान लेते हैं कि वो वेरिएबल मान लो भाई एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो जो कुछ कह रहा है वो करते हैं। तो आशिरा ने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया एक वेरिएबल को विद 4, तो उसने वेरिएबल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्टेड 12, इसमें 12 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, एंड एडेड द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल, और जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसके स्क्वायर को इसमें ऐड कर दिया। अब ये क्या बना, एक तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक पॉलिनोमियल बना, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि सी एक्सप्रेस्ड द फाइनल एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, मतलब फैक्टराइजेशन कर दिया भाई, बिल्कुल नन्ना मुन्ना राही वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जरूर लिख लिया करें, इससे सॉल्व करना आसान हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में आपके पास 12 मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको मुझे फैक्टर करना है, तो एक सिंपल सी बात आपको दिख रही होगी कि अगर मैं इसकी फैक्टर करता हूं तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो लेकिन माइनस लगा है, तो इसका मतलब उनका डिफरेंस 4 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का 2x माइनस में 12, फैक्टराइजेशन करने पर x कॉमन लिया तो यहाँ से x प्लस में 6 आएगा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x प्लस में 6 आएगा। इज इट क्लियर? तो उसको हम लिख सकते हैं x माइनस में 2 और इनटू में आपके पास x प्लस में 6। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल बना। अब हमने इसको दो फैक्टर में ब्रेक किया है, x माइनस 2 एंड x प्लस 6। तो अब पूछ रहा है कि हर फ्रेंड, उसका एक मित्र है, ठीक है, उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है ऋषि, said that the factors will always have a difference of 8। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा 8 होगा। तो इज ऋषि राइट? तो आप देखो कि अगर हमें एक फैक्टर x प्लस 6 है और दूसरा फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 है, अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस करता हूं तो हमको x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 2 डिफरेंस करने पर हमको 8 मिलता है। थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा करता हूं शक्तिमान की जैसे, ताकि मैं आपके कंटेंट को दबाऊं नहीं, ठीक है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, देखा शक्तिमान के पास जो अपार शक्तियां थी ना वो मेरे पास आ गई हैं, है ना। चलिए, तुम लोग ने कभी शक्तिमान देखा है? बताओ, तुम लोगों ने कभी शक्तिमान देखा है? कभी देखा ही नहीं होगा। तुम लोग 2006 2008 वाले बच्चे हो, क्या जानो। चलिए, तो यहां पर सिंपल सा आप देख सकते हैं कि फैक्टर जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है। डिफरेंस 8 का मतलब ये होता है कि भाई आप
जो डिफरेंस निकालो वो एब्सोल्यूट निकालो, बड़े से छोटे का, ठीक है। इसलिए मैंने x प्लस 6x माइनस 2 माइनस किया तो 8 मिला, ठीक है। तो ऋषि का काम सही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऋषि भैया इज राइट, ऋषि भैया इज राइट, ऋषि भैया राइट है, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, है ना? एवरीवन क्लियर है? बाबुआ एकदम क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पक्का हो तो बता दो, अरे बता दो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल जो है भाई साहब वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसमें लिखो है कि भैया px सॉरी gx एक पॉलिनोमियल है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब ये क्वेश्चन एक्चुअल में इस चैप्टर का शानदार क्वेश्चन है जो इस बुक में मैंने पाया है। मतलब अभी तक के क्वेश्चन तो मेरे को कोई दमदार नहीं लगे, एकदम हलवा क्वेश्चन लग रहे थे कि बस सिंपल सिंपल सी चीजें। ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पॉलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आपके पास 152 इज अ पॉलिनोमियल वेयर पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स। लिख दिया है कि पी और क्यू भाई साहब कुछ और नहीं, वो हमारे रियल नंबर्स हैं। थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कर देता हूं, है ना, ताकि शक्तिमान को तुम लोग भूल ना जाओ। चलिए समझने में भी आना चाहिए ना, ताकि हाँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने लिखा है कि भाई जी एक्स पॉलिनोमियल में जो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 152 के फॉर्म में है, और यहाँ पर मेंशन है कि इज अ पॉलिनोमियल वेयर पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स है, जहां पर पी और क्यू क्या है भाई साहब आपके रियल नंबर्स है। देन द जीरोस ऑफ जी एक्स आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में है बहुत ही शानदार चीज छुपी, जरा ध्यान से देखो। इसने बोला कि जो जीरोस हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं और दोनों प्राइम नंबर है। समझ ना, जीरो डिस्टिंक्ट है और प्राइम नंबर है। लेट से, अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट से अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। सोचो द जीरोस ऑफ जेक्स आर डिस्टिंक्ट प्राइम। अब ये तो बात पता है, और अल्फा बीटा प्राइम है तो ऑब्वियसली बात है कि दो प्राइम नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम नंबर जब भी बात आएगी ना, दिमाग में रखना कि प्राइम नंबर आर पॉजिटिव, है ना। हम हमेशा कंपोजिट नंबर्स को, यानी कि जो नंबर आप मतलब कुल मिलाकर के प्राइम, हम सॉरी कंपोजिट नहीं बोला, प्राइम नंबर वो है जो पॉजिटिव है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, प्राइम क्या होता है? जिनके पास दो ही फैक्टर हो, एक तो वन और एक तो वो नंबर खुद। चलिए अब हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो आपके पास 152 है अपॉन में आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स पॉजिटिव ही होते हैं, ऑब्वियसली बात, हम पॉजिटिव नंबर्स में ही प्राइम नंबर ढूंढते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज मतलब कि सिंपल पॉजिटिव ही होगा, ये बात तो क्लियर है। अब जरा सोचो, मैं 152 को डिवाइड करूं, सॉरी 152 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या मिलेगा? तो एक छोटा सा काम करते हैं, 152 के कुछ फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड किया 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया यहाँ पर तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, फिर 19 से करोगे तो 1 आएगा। यानी कि 152 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में आपके पास 19 अपॉन में आपके पास p। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर अल्फा इंटू बीटा, चूंकि अल्फा बीटा दोनों प्राइम नंबर है, तो ये जो फॉर्म है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो p होगा, जो p होगा वो 2 की पावर 2 होगा। p जो होगा वो 2 की पावर 2 होगा। तब तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू में 19 अपॉन में 2 की पावर 2, कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 2 इंटू में 19 बनेगा, यानी कि दो
डिफरेंट प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा। यही बात हुई ना, यानी कि तभी तो दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा, हमें यहां पर अपने आप को थोड़ा सा चमकाना पड़ेगा। बढ़िया, ठीक है, दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि p की वैल्यू तो पहली बात हो जाएगी 4, और दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स अल्फा और बीटा, अल्फा को हम बोल देते हैं 2 और बीटा को बोल देते हैं हम यहाँ पर आपका 19। क्लियर। तो जीरोज ऑफ जीएक्स, तो जीरोज ऑफ जीएक्स हमारे क्या आ गए 2 और 19। वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो पी की वैल्यू भाई साहब हमारे पास कितनी आ गई 4। अब हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि माइनस में क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि जो कि आपके पास p है। ठीक है, तो ये बन गया माइनस का q अपॉन में आपके पास 4। अल्फा प्लस बीटा 19 है और 2 है, तो 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21। तो q की वैल्यू यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो माइनस का 84। तो q की वैल्यू हमको यहाँ से माइनस का 84 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमको जीरोज क्या मिल गए भाई साहब, जीरोज हमको मिल गए। एक तो मिला आपके पास 2, दूसरा मिला 19, दोनों प्राइम नंबर है। p की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 4 और q की वैल्यू मिल गई यहाँ पर माइनस में 84, और ये हमारा आंसर हो गया पूरा, यहाँ पर मैंने शो कर दिया। सबको क्लियरली समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। बोलो बोलो, आया समझ में? नहीं आया है दोबारा सुनो तुम इसे। ठीक है, आ गया क्लियर है? ये क्वेश्चन शानदार था इसलिए मैंने आपको समझाया। ध्यान से देखोगे अगर तो प्रोडक्ट से हम, देखो प्रोडक्ट है और दो प्राइम नंबर्स हैं, तो अल्फा और बीटा दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा ना। तो अगर मेरे पास अल्फा इंटू बीटा 2 की पावर 3 इंटू में 19 अपॉन पी है, तो सोचो पी क्या होगा। तो पी ऐसा कोई नंबर होगा कि हम उससे जब डिवाइड करें तो दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बचे। तो इस तरीके से मैंने p को 2 की पावर 2 अगर बोल दिया तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 कटेगा तो 2 और 19 का प्रोडक्ट बचेगा। दैट मीन्स कि p और q हमारे पास 2 और 9, सॉरी अल्फा एंड बीटा जो हमारे पास है वो 2 और 19 बनेंगे। ठीक है, उसके बाद p हमें 4 मिल गया, q हमने सम ऑफ द रूट्स करके निकाल लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी भाई साहब पूछ लेता है। आई बात समझ में? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, अब थोड़ी सी तुमसे करूंगा मैं बातचीत। आ गया बिल्कुल बीच में, देख रहा हूं बढ़िया से। देखो बबुआ, तो बात ये है कि अच्छा लग रहा हूं ना मैं? ठीक है, हाँ चलो। तो ये कह रहे थे कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूं उनको सेल्फ से प्रैक्टिस भी करो। अगर आप ये सोचोगे कि सर ने बताया है बस महाभारत का रामायण की तरह तुमने सुन लिया है ना, कथा के जैसे सुन लिया, तो यार कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद उसको खुद से अप्लाई करना। खुद से अप्लाई करने में कई बार मन में कुछ डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को आपको अपने किसी सीनियर से, टीचर से, जो भी आपके पास में आसपास मौजूद है जो समझते हैं, उनसे डिस्कस करना। इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये चीज हैबिट में अभी से डाल लो, क्योंकि अभी हैबिट में डाल लोगे तो आने वाले टाइम पर जब आप जेई की प्रिपरेशन करोगे, स्टैंडर्ड मैथ वाला बच्चा स्टैंडर्ड मैथ लेता क्यों? इसीलिए लेता है कि भाई वो आगे पर जेई की प्रिपरेशन कर पाए, या 11th 12th में मैथ्स ले, इन फ्यूचर उसको मैथ्स में कुछ पढ़ना है, आगे करना है, तभी तो स्टैंडर्ड मैथ ले रहा है। वरना वो बेसिक मैथ लेकर के आगे पर कॉमर्स की फील्ड में जा सकता है, आगे पर वो बायोलॉजी लेकर के नीट की प्रिपरेशन कर सकता है, तो वो तब भी अच्छा खासा कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि उसको इसमें इंक्लूड किया गया कि भाई अगर आप स्टैंडर्ड मैथ में हो, आपको हाईली कुछ पढ़ना है, तो आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें उस चीज के लिए। ठीक है, तो चलो भाई, अब आप लोग समझ गए मेरी बात, बातचीत कर ली मैंने, तो मैं किनारे आ जाता हूँ। आ जाओ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओहो वेरी नाइस। अब हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है एक केस बेस्ड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है भैया? वो है आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि वाकई में बड़े काम की चीज होगी। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो भाई क्या बात है, मैकडी का सिंबल दिख गया यहाँ पर।
हाँ, मैंने खुद पूछ ली, बता दिया, वरना तुम लोगों से पूछना चाहिए था कि ये जो सिंबल आप लोग देख पा रहे हो ये किसका सिंबल है। तो ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं ये मैकडी का सिंबल है। किसका है? मैकडी का। मतलब है तो मैकडी का ही, बाकी क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया गया, हम देख के समझ में आ रहा तो बता रहे हैं। तो यहां पर लिखा है कि सोन बिलो इज अ लोगो दैट इज मेड अप ऑफ टू इंटरेस्टिंग गोल्डन आर्क्स। मैकडी का बर्गर, हाँ गोल्डन आर्क मैकडी वाले सिंबल पे ही होते हैं, ठीक है। विच आर पैराबोलिक इन शेप। अब आप देख सकते हैं दो है यहाँ पर, एक पैराबोला फिर दूसरा, मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पर दो शेप है, एक पैराबोला फिर दूसरा इन शेप। वन सच पैराबोला कंक्लूडिंग विद द फर्स्ट आर्क इन द लोगो इज सोन इन द ग्राफ बिलो, ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा सा यहाँ पर मामला समझने वाला है। क्वेश्चन को पहले हमें ठीक से स्टडी करना पड़ेगा, तो भैया हम पहले छोटे हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए हमें छोटा होना पड़ेगा। देख रहे हो बबुआ, देख रहा है विनोद, गुरुजी बार बार शक्तिमान बन जाते हैं फिर छोटे हो जाते हैं। आ जाओ, तो देखो भैया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा क्या है, सोन बिलो जो लोगो दैट इज मेड अप ऑफ टू इंटरेस्टिंग गोल्डन आर्क विच आर पैराबोलिक इन शेप। तो यहाँ पर दो शेप आप देख पा रहे हैं, एक पैराबोला शेप ये वाला है फर्स्ट वाला, ये जो हमारा ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है, और ये दूसरा वाला ये है, ठीक है, दो पैराबोलिक शेप है, ठीक है। हमें इसको गुच्छुचाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखे रहने दो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, घबराओ मत, इसको कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस करना आपको, जहां से भी करना हो बढ़िया से करो। चलो, तो यहां पर ये हो गया। अब लिखा है सबसे पहले राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द पैराबोला शोन इन द ग्राफ, ठीक है, एंड शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजन। देखो सबसे पहले यहां पर आपको पैराबोला का ग्राफ, लेकिन पैराबोला सर किसका बताना है। देखो ये जो आपने अलग से आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है ना, इसका हमें इक्वेशन बताना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें कि ये एक फैक्टर है जो कि सॉरी ये एक जीरो है जो कि जीरो है, तो मान लो एक जीरो इसका अल्फा बराबर जीरो हो गया। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ यहां पर है। अब ये थोड़ा सा पिक्चर ना अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है, तो मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, मतलब मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा वैसे समझाऊं तो ये आपके पास 6 7 8, हाँ तो ये है जो आपके पास ये 8 है। तो ये आपके मतलब अगर आपके पास बुक होती है और बुक में अगर आप इस पिक्चर को डायरेक्ट देखते तो आप समझ जाते कि वहां पर 8 लिखा है। अब क्या है ना कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, तो वो स्क्रीनशॉट में ना पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है और वो ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो वहां पर क्लियरली दिखता है कि वो 5 के बाद 6 7 8 9 10 है ना, तो वो 8वां नंबर का वो ब्लॉक है, ठीक है। तो एक जीरो इसका जीरो है और दूसरा जीरो इसका जो है वो 8 है, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एक्स बराबर में के इंटू में एक्स माइनस का जीरो इंटू में आपके पास एक्स माइनस का 8, दोनों पॉजिटिव जीरोज है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास पी एक्स बराबर में के इंटू में, इसको ऐसे लिख दो, एक्स इंटू में एक्स माइनस का 8। इज इट ओके? बिल्कुल गुरुजी, हाँ जी। तो के इंटू में एक्स इंटू में आपके पास एक्स माइनस का 8। चलिए, अब यहां पर के आपको पता है कि मैं के एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट ढूंढा जो इस पॉलिनोमियल पे लाई करता है, और वो पॉइंट मुझे क्या दिखा कि भाई अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये अगर 15 है तो यहाँ पर होगा 16, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास, हाइट हमारी यहाँ पर कितनी हो गई, हाइट मतलब कि जो वाई एक्सिस है हमारे पास 16 हो गया, ये आपके पास 16 हो गया। एक्स कितना होगा यहाँ पर इस कंडीशन में, अगर आप देखो ये 5 है और 5 से जस्ट एक पहले, ये 5 से जस्ट एक पहले यानी कि 4, तो ये बन गया 4, यानी कि ये जो पॉइंट रहा होगा ये पॉइंट आपके पास 4 कॉमा में 16 है। तो अगर मैं y को, चूंकि ये हमारे पास इमेज ये जो है ये y है और ये जो होता है हमारे पास x होता है, तो ये हमारे पास हो गया 16 और यहाँ से बना x की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो k इंटू में 4 इंटू में आपके पास 4 माइनस में 8, तो कितना बनेगा 16 इंटू में
4 में से 8 गया तो माइनस का 4, तो यहाँ से बना माइनस का 16k। तो इधर से आप देखोगे तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आ गई। तो k की वैल्यू माइनस का 1, इसका मतलब हमारे पास जो पॉलिनोमियल px आया वो क्या बना, माइनस का k की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस में x इंटू में x माइनस में 8, ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। क्या बना पॉलिनोमियल, माइनस का x इंटू में x माइनस का 8। तो जो रीजन मैंने पूरा यहां पर सॉल्व कर दिया है ना, वो आपके पहले वाले का आंसर है। ठीक है, अब मैंने इसी जगह पे सॉल्व कर दी ताकि आपको ग्राफ भी सही से दिख पाए। तो फर्स्ट वाले का आंसर है आपका, यहाँ पर आंसर मैं मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपके पास क्या है, चांद सिफारिश तो करता हमारी, जितब उनको सजा शर्म। ठीक है, तो ये आंसर हो गया px बराबर माइनस में x इंटू में माइनस में सॉरी माइनस का x इंटू में x माइनस का 8, दिस विल बी द पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट लिखने हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पैराबोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लो एक पैराबोला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, coinciding with the second arc, coinciding with the second arc। सेकेंड आर्क का मतलब आप समझ गए, सेकेंड आर्क किसको बोल रहा है, ये सेकेंड आर्क को बोल रहा है ये इस वाले भाग को, यानी कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मान लो वो बिल्कुल इस वाले पॉलिनोमियल को कोइंसिडिंग, मतलब कि जस्ट इसको ऐसे बिल्कुल ओवरलैप कर लेता है। मैंने मान लो लाल पेन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ मान लो ये बना दी, ये जो है मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, इसको कोइंसिडेंट करता है। अब भैया जरा एक बात बताओ, उसमें बोला सेकेंड आर्क इन द लोगो आर गिवन बाय इफ द जीरोस, अब देखना जीरोस की बात करें, इफ द जीरोस ऑफ द पैराबोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोइंसिडिंग विद द सेकेंड आर्क इन द लोगो आर गिवन बाय, इसको हम रो पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम रो पढ़ते हैं, तो रो एंड टू रो एंड टू रो है, देन c विल बी निगेटिव, c की वैल्यू निगेटिव होगी, हमें शो करना है। अब जरा एक बात समझना, जरा एक बात बताना, ये जो पैराबोला आपको दिख रहा है ये किस टाइप का पैराबोला है, ये आपका डाउनवर्ड्स पैराबोला है। डाउनवर्ड्स पैराबोला की एक खास बात होती है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा नेगेटिव होता है। डाउनवर्ड्स पैराबोला की खास बात होती है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। यहां तक क्लियर है सबको, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो होता है डाउनवर्ड्स पैराबोला पे वो निगेटिव होता है। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ए मेरा निगेटिव है, समझ गए, ए अगर हमारा निगेटिव है तो सोचो ए आपका निगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड्स पैराबोला है, और हमको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, अगर मैं सिग्मा का इनटू में 2 सिग्मा का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको मिलता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए। अब एक बात मुझे वापस से ग्राफ में देख करके बताओ कि जो सेकेंड आर्क है उसके दोनों जीरोस कहां पर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव साइड का मतलब ये हुआ कि जो रो है और टू रो है ये दोनों, सॉरी ये जो दोनों जीरोस होंगे मेरे सेकेंड आर्क के, वो दोनों जीरोस क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव। दोनों जीरोस क्या होंगे, पॉजिटिव। तो अगर दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये एक प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा। पॉजिटिव मतलब कि अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो होता है भैया, तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब सी हमें पता करना है, क्या सी मेरा निगेटिव होगा, ट्रू और फॉल्स। सोचो, अगर ए ऑलरेडी निगेटिव है, ए ऑलरेडी लेस देन 0 है, तो इन दोनों का कोशेंट यानी कि डिवीजन भी पॉजिटिव, देखो दो नेगेटिव नंबर हूं उनका कोशेंट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर हो उनका कोशेंट भी पॉजिटिव आता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस कंडीशन में नेगेटिव। तो अगर ए ऑलरेडी नेगेटिव है और हमारा ये जो है ये आपका पॉजिटिव है LHS, तो ऑब्वियस सी बात है कि C को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो C विल बी निगेटिव। तो हम लिखेंगे यस
सी विल बी निगेटिव, जो सी होगा वो आपका निगेटिव होगा। यस, सी विल बी निगेटिव। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड वाला है, इफ द लोगो इज शिफ्टेड सो दैट, लोगो को हमने कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दिया कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। तो इसके लिए मैं आपके लिए ग्राफ बनाऊंगा वापस से। अब आप इसको समझना कि भाई देखो, लोगो अभी अभी कैसा है, लोगो अभी ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है, लोगो अभी ऐसा है। अब अगर हम इस लोगो को कुछ ऐसे शिफ्ट कर देते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब कि ये कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा, समझ रहे हो? मतलब कि जो m है ना, m का जो झुकाव वाला हिस्सा वो बिल्कुल y एक्सिस के आ जाए। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ। तो अगर हम लोगों को ऐसे शिफ्ट करते हैं कि y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाए, तो क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, देन द कांस्टेंट, देन द, एक सेकेंड रुक जाना, कि हमने शिफ्ट कर दिया, देन द कॉन, पेन कौन सा लिया है, ब्लैक लेता हूं, देन द कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला मेड बाय द फर्स्ट आर्क विल बी निगेटिव। अच्छा, एक बात मुझे बताना, जो पैराबोला है, फर्स्ट आर्क ने जो पैराबोला बनाया है उसका इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट आर्क ने जो पैराबोला बनाया उसका हमने इक्वेशन माना है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि जब हमने शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने की कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसके दोनों जीरोस, पहली बात, एक जीरो अल्फा मान लो, ये तो निगेटिव होगा, ये तो निगेटिव होगा। और अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कर दिया तो ये जो दूसरा जीरो होगा, ये बीटा, तो भाई साहब आपका जीरो हो गया। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए के बराबर, बट अगर बीटा जीरो है तो ये पूरा आएगा जीरो के बराबर, दैट मींस कि सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जो इसने बोला कि भाई देन then the constant term in the equation of the parabola made by the first arc will be positive, पॉजिटिव होगा तो नहीं। देखो, हमको कांस्टेंट टर्म जो आया, हमको जो कांस्टेंट टर्म आया वो क्या आया, जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है, पहली बात, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव है, और जीरो ना तो आपका निगेटिव है। जीरो पॉजिटिव और निगेटिव में से कुछ भी नहीं है, तो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि भाई सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट हम रॉन्ग बोले या फॉल्स बोल सकते हैं, सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है कि सी जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है, सी की वैल्यू आपकी जीरो मिलेगी। तो ये थे भैया हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आज के इस चैप्टर के। ठीक है भाई, तो ये हमारा कैसा रहा आप लोग अभी मुझे बताएं। सबको बढ़िया से समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो। तो ये आज हमने सेकेंड चैप्टर के पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं। स्टैंडर्ड मैथ में इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, तो आप लोग की प्रैक्टिस उससे करनी हेल्पफुल काफी ज्यादा होगी। तो चलिए जी, मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए तो सब्सक्राइब होता है ना, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें। चलो भैया, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, जय हो।